नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के तत्वाधान में आयोजित श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न होना है। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में समारोह की दृष्टि से बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन की इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज पुनः मैं एक बार यहां पर आया हूं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वह यहाँ के लोकल स्तर पर ट्रस्ट के साथ समन्वय का हो, यहाँ की सुविधाओं का हो, ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। 22 के बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जो भी कार्य योजना तैयार होगी, इसके अनुसार यहाँ पर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहाँ बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहाँ के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी से तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है, और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चले। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है,
अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से के साथ करेंगे। हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक जिसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था की स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं, तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। आप सब भी यहाँ पर इस भीषण शीतलहरी में हैं। मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि अयोध्या की पल पल की घटनाओं को, पल पल की खबरों को आप देश तक पहुँचा रहे हैं और इस अपील को भी पहुँचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसके अगर लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतजार करने के साथ यहाँ के लिए कार्यक्रम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी होगा ताकि ऑडियंस को सभी प्रकार की चीजें, सभी चीजें इसमें की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ लोकल स्तर पर हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए बीट प्रणाली भी लागू करने के लिए कहा है, जो निचले स्तर तक लोगों से संवाद बना करके उनको लाने और उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में योगदान दे सके। जिला स्तर पे किस तरह की सुविधा लोगों को? देखिए, हर प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ट्रेन्स आएंगी यहाँ पे, ऐसे ही लोकल स्तर पर हम राज्य से बसेज की व्यवस्था की तैयारी करेंगे। हम नहीं, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इसके बारे में तय करेगा और जब से वो तय करेंगे। पीएम मोदी ने स्वच्छ तीर्थ अभियान की शुरुआत करते हुए सभी मंदिरों में सफाई का आह्वान किया और इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील बंसल ने भी अयोध्या धाम स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रमदान किया। अयोध्या के दशरथ महल हमारे चैनल हेड ब्रिज मोहन सिंह रघुवंशी पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शकों के साथ बातचीत की। क्या कुछ दर्शकों ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम इस समय दशरथ महल में हैं। मंदिर प्रांगण में यहाँ पे श्री राम मंदिर को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसी प्रांगण के अंदर तमाम ऐसे और भी मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग एक महत्व है और इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे पंडित जी से। पंडित जी, दशरथ महल में ये मंदिर है, क्या विशेषता है इस मंदिर की? यहाँ पर चारों भाई, चारों महारानी सेंटर में विराजमान है। सभी जहाँ अलग अलग स्वरूप है राम जी का। दूल्हा सरकार है, राम लक्ष्मण सीता, वनवासी राम जी, राज्याभिषेक का तब के राम जी है, राधे कृष्ण है, लास्ट में चारों भाई। यहाँ पर चारों भाई बचपन में यहाँ पर रहते थे और खेले चारों भाई। बारनी ने चाय रुचि अंगनाई, जहाँ खेला ने चारों भाई यहाँ खेलते थे। दशरथ जी महाराज के यहाँ सभा लगती है, दशरथ जी महाराज का उस समय सभा लगती है। इस समय मंदिर बन गया, ये 1760 में बना हुआ मंदिर जैसे। तो
तो आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की अपनी अलग महत्व है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलेंगे कि एक बार दर्शन जरूर कराएं हमारे दर्शकों को। ये सौभाग्य है साधना चैनल के दर्शकों का कि वो बिना आए हुए सिर्फ अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस मंदिर के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हमारे अयोध्या नगरी, जिसको राजा विक्रमादित्य जी ने बसाया था, उनकी बसाई हुई इस नगरी को हालांकि विश्व का सबसे पुराना शहर भी कहा जाता है। इस पूरे अयोध्या में तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनकी गुणगान अगर हम करने बैठेंगे तो शायद हमारा समय कम पड़ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे अयोध्या नगरी में वो तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में अभी भी लोगों के बारे में उनकी अनभिज्ञता है और वो उन्हें जानते नहीं हैं। लेकिन साधना चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कई सारे दर्शनालु भी हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? एमपी। तो आप यहाँ दर्शन आज आप अभी किया आपने दर्शन राम मंदिर के और दशरथ महल में आप यहाँ पे आए हाँ, हैं? दर्शन करने ही आए हैं। दूसरी बार आए हाँ, भैया। दूसरी दर्शन बार- करने ही आए हैं। दूसरी बार आए, दर्शन करने आए, प्रेम से भगवान के बहुत बढ़िया दर्शन भाए हैं, सुंदर हमें अल्लाह ने। तो कैसा लग रहा है? 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, क्या कहना चाहेंगी माता जी आप? कहना चाहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में कुछ कहना चाहेंगी आप? बहुत अच्छे हैंगे, बहुत अच्छे दर्शन कराए, बहुत अच्छे दर्शन कराते कराए। होंगे, बहुत खुश हैंगे, माता बहनें बहुत खुश हैंगी। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे एक और श्रद्धालु हमारे साथ में है। सर, कहाँ से हैं आप? नेपाल से। तो आप यहाँ दर्शन राम मंदिर करने आए, 22 तारीख को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा है, या आप यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं? इस बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। बहुत बढ़िया है, बहुत सब चीज़ का सुविधा है, बहुत नरेंद्र मोदी का धन्यवाद हम लोग दे रहा है। तो आप देख सकते हैं लोग कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी जो वक्तव्य है वो रख रहे हैं। एक और हमारे साथ श्रद्धालु हैं। सर, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयलाल यादव, हम नेपाल से मिथिला देश से आए हैं। मैं ये अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ ख़ासतौर से कि जिस प्रकार से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये लोगों की सोच सिर्फ इसलिए नहीं कि अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही इसलिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोगों में जो श्रद्धा का भाव है वो अपने आप में अलौकिक है। मैं चाहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से एक बार इस पूरे दशरथ महल जिसको हम कहते हैं इसके बारे में इसको पूरा वृहद रूप से दिखाएं, ऊपर से लेकर के किस तरह से यहाँ पे ये इसकी अलौकिकता है। यहाँ श्रद्धालु जो हैं वो लगातार यहाँ पे आते हैं। जो भी भगवान श्री राम जी के दर्शन करता है, क्योंकि दशरथ भगवान श्री राम जी के पिताजी थे, वो अयोध्या नगरी के राजा थे और उन्हीं का ये महल है। इस महल में तमाम मंदिर बने हुए हैं। इसमें ही 3 मंदिर हैं जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान श्री लक्ष्मण और ये तमाम ये मूर्तियां विराजमान है। ये बहुत पुराना मंदिर यहाँ का कहा जाता है और आप देख सकते हैं कि लोगों की जो ये भावना है ये कम नहीं हो रही है। जी हाँ, ये है अयोध्या नगरी, ये है हमारा देश और हम लगातार यहाँ पे हमारी जो भावना है, जो भाव है, इसको हम प्रकट नहीं कर सकते हैं शब्दों से, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, अयोध्या नगरी, उत्तर प्रदेश। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मैं उनकी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं, प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए तस्वीरें। बता कि तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, रामलला के दर्शन किए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीआईबी दिल्ली की तरफ से भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई है। और बता दें कि इस परामर्श प्रक्रिया में नागरिकों, राजनीतिक दलों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के सुझाव और विचार मांगे जाते हैं। इस संबंध में 17 जनवरी को HLC के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुंशीवर नाथ से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें, दिल्ली के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोरेला रोहिणी और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ चर्चा की। वहीं आने वाले दिनों में भी परामर्श प्रक्रिया जारी रहेगी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अकासा एयर के साथ हाथ मिला लिया और साथ ही उनकी विकास यात्राओं में एक दूसरे का समर्थन किया जा सके। क्षेत्र में बढ़ती हवाई यात्रा की मांग का समर्थन करने के लिए बता दें कि अकासा एयर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने के लिए हवाई अड्डे पर विमान तैनात करेगी। भारत में हाल के दिनों में यात्री यातायात में वृद्धि देखी गई है, जिनको देखते हुए ये फैसला किया गया कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन इंडिगो होगी। कंपनी 2024 के अंत तक अपनी उड़ान शुरू कर सकती है। लखनऊ में यूपी मंत्री परिषद की अहम बैठक हुई, जिसके बाद कैबिनेट में हुए निर्णयों की अहम जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तीन विषय हैं जो निजी विश्वविद्यालय से संबंधित और एक सेमीकंडक्टर संबंधित, 4 विषय उनके हैं और फिर माननीय चौधरी साहब रखेंगे। उसके बाद कुछ विषयों पर हम भी आपसे वार्ता करेंगे। थैंक यू। श्री योगेंद्र उपाध्याय जी। माननीय योगी जी के जो शासनकाल आया उसके बाद शिक्षा का उत्तर प्रदेश में आशा से कहीं अधिक वृद्धि हुई है, उसके क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। जो इन्वेस्टमेंट के भी एक बिंदु थे कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी लेनी है उत्तर प्रदेश को, उसमें भी शिक्षा का योगदान है, तो उसमें भी निजी विश्वविद्यालय का इन्वेस्टमेंट एक पार्ट है। इन सबको देखते हुए माननीय योगी जी के दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का एक बहुत बड़ा क्रम चला है, जिसमें उत्तर प्रदेश में शिक्षा का क्वालिटी बढ़ेगी और अच्छी शिक्षा आएगी तो हब भी बनेगा। और उसका परिणाम भी निकल रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में 5 सरकारी विश्वविद्यालय A++ नेट रैंकिंग में आ चुके हैं, 5 निजी विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में आ चुके हैं, A+ रैंकिंग में 3 विश्वविद्यालय सरकारी और A रैंकिंग तो कई हो गए। जबकि माननीय योगी जी की सरकार से पहले B+ के कुछ 2-3 विश्वविद्यालय थे और कोई नहीं थे। तो एक क्रांतिकारी जो गुणवत्ता में सुधार हुआ है, उसी के अंतर्गत अभी भी 3 निजी विश्वविद्यालयों को LOI मिला है और उनको अवसर दिया गया है, जिसमें एक है JSS विश्वविद्यालय नोएडा में हो रहा है। JSS पूरे हिंदुस्तान का नहीं विश्व में एक बड़ा नाम है, जो एजुकेशन फील्ड में काफी काम किए हैं और अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय चल रहे हैं, विख्यात विश्वविद्यालय हैं उनके, तो उनको अनुमति मिली है। एक सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ को अनुमति दी गई इसी के अंतर्गत, और एक शारदा विश्वविद्यालय आगरा में। शारदा ग्रुप भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि एजुकेशन लाइन में एक खासा नाम रखता है, देश विदेश में उनके एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इन सबसे एजुकेशन की स्थिति में सुधार होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरा, सेमीकंडक्टर
की पॉलिसी आई है। सेमीकंडक्टर भारत में ये उद्योग अभी शैशवावस्था में है और मात्र अभी तक 2 राज्यों ने इसकी नीति बनाई थी इसको आगे बढ़ाने के लिए। एक गुजरात था और दूसरा उड़ीसा। अभी हाल में ही कुछ महीने पहले तमिलनाडु ने भी बनाई है। इस तरह उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया जिसने अपनी एक सेमीकंडक्टर नीति 2024 मंत्रिमंडल की बैठक में प्रख्यापित की है। और इस नीति का बड़े बड़े उद्योगों में जो इससे जुड़े हुए हैं उन्होंने जब अध्ययन किया है तो सर्वाधिक उत्तम नीति इसको बताया गया है, क्योंकि ये इसका लाने का कारण क्या है। निजी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आएगा बहुत बड़ी मात्रा में, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेगा। और जितने भी आज इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग होते हैं जैसे मोबाइल, कारों में वगैरह वगैरह में, सब में सेमीकंडक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उत्तर प्रदेश अभी इस मामले में अग्रणी नहीं था, अब लीडर बने, इस उद्देश्य से इस नीति को लाया गया है। तो प्रत्येक इंडस्ट्री में इसका उपयोग है, उसको प्रोत्साहन देना। इसमें जो नीति में इनको प्रिविलेज, इनको इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो 2 तरह के इंसेंटिव्स होंगे। एक तो कैपिटल इंसेंटिव्स, जिसमें इनको यानी हिंदुस्तान की सरकार ने कोई 80,000 करोड़ रुपया इसके लिए तो बनाया है कि हम इस उद्योग लोग वाले लोगों को मदद करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें 75% अपना भागीदारी करेगी जो इसमें उद्योग आएंगे। और इसमें जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है वो वित्तीय प्रोत्साहन भी देगी। उत्तर प्रदेश में जो भी खोलेंगे वो 50% सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार देगी। लैंड सब्सिडी के रूप में 200 एकड़ तक 75% उनको सब्सिडी मिलेगी और 200 एकड़ से ऊपर जो होगा वो अपने हिसाब से खरीद लेगा। और अभी तक 13 कंपनीज ने इसके लिए उत्तर प्रदेश में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है और अप्लाई किया है। इसमें पानी की उपलब्धता बहुत होती है, तो जो ये तो हुए वो इंसेंटिव्स जो कि वित्तीय हैं, जो गैर वित्तीय इंसेंटिव्स हैं, तो पानी की उपलब्धता के लिए भी अपनी सरकार ने ये प्रावधान किया है उसमें कि उनको जितनी आवश्यकता होगी उतनी पानी की उपलब्धता कराई जाएगी। और बिजली की उपलब्धता भी होगी। बिजली के उसमें भी 10 साल तक उनके जो टैक्स हैं उसमें भी माफ़ी मिलेगी। और इसमें जो पेटेंट कराना चाहेगा तो उसमें राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने वाले को 10 लाख रुपए और इंटरनेशनल स्तर पर पेटेंट कराने वाले को 20 लाख रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार देगी। इंडस्ट्रीज से इसका कोलैबोरेशन, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर स्किल्ड लोग पहुँचे, इसके लिए इसके साथ इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी के साथ उनका कोलैबोरेशन होगा। वहाँ के लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे और इस जो लोग ये सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करेंगे उनसे उनका टाई अप कराया जाएगा। और उस टाई अप में स्किल्ड लेबर यानी स्किल्ड पर्सन उत्तर प्रदेश प्रोवाइड करेगा। इससे अपने प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक, इस सब में अपने देश की प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन वो और स्किल्ड हो, इससे जोड़कर उनको स्किल्ड प्रतिभाओं को न सिर्फ देश में स्थान मिलेगा बल्कि विदेश में भी हो जा सकेंगे। तो ये बहुत क्रांतिकारी सेमीकंडक्टर पॉलिसी योगी जी की सरकार ने आज प्रख्यापित की है और इससे एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, जो हम आयात करते थे अभी तक सेमीकंडक्टर, हम अब पहले तो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कोशिश करेंगे और उसके बाद निर्यात की स्थिति आएगी तो निर्यात भी करेंगे। हो गया?
माननीय जिस उद्योग को जितना भी भारत सरकार देगी, मान लीजिए मैं लगा रहा हूँ और मैंने 100 करोड़ का वो किया, उसमें 80,000 में से जो उसका केंद्र सरकार का हिस्सा होगा वो देंगे, 75% हम देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।